हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्केड व्लॉग्स। ओके, सो मैंने बताया था कि आधा घंटा रेस्ट लेंगे। अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बैक टू द सेशन, आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत दिन से मेरे मन में एक इच्छा था प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ को जानने के लिए। ठीक है, उसे अच्छे से तैयार करेंगे। किन्हीं कारणों की वजह से मेरे पास बहुत सारे कारण हैं, मैं उन कारणों को नहीं जानना चाहता हूँ। किसी ना किसी कारण से आप इतना बात समझ लीजिए। ठीक है, वो पुराना घाव मैं याद करना भी नहीं चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन जो भी है वो स्टार्ट करेंगे आज प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़, क्योंकि मेरे मन के बहुत इच्छा था कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ को मैं एक बार पढूं। तो आज स्टडी विद द मी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी को समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलो पढ़ते हैं फिर। फॉर्मुलेशन स्टडीज। अच्छा, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि गाइस आजकल के मेरे साथ ये मतलब ये छोटे मोटे चीज बहुत होते हैं। बड़ी बड़ी चीज कर लेता हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीज कहीं ना कहीं मेरे से रिकॉर्ड हो रहा है। तो चलो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज आज शुरू करेंगे। तू मेरी खामोशी है, तू मेरी मदहोशी है, तू मेरा है अफसाना। तेरे खामों के नीचे मन की मुराद पूरी कर दे भगवान। कहाँ गया ये? इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ओके, यूनिट 1 यूनिट 2। ओके, यूनिट 1 आज देखेंगे। सो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज पार्ट 1 यूनिट 1 प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। ये पहला है ना? हाँ, यूनिट 1 पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 3। अच्छा, ऐसा है कि पार्ट 2 यहाँ पर पार्ट 2 है। ओके, ओ यहाँ पर पार्ट 1 है। मैंने गलत जगह पर हाथ मारा था। ठीक है, ओके ठीक है। सो आज प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज पढ़ेंगे। Now, pre-formulation is an investigation of a physical and chemical properties of the drug substance alone and when combined with the excipient to check its potential to be developed as an efficacious dosage form। ठीक है, तो प्री फॉर्मुलेशन इज एन इन्वेस्टिगेशन। क्या इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस एलोन और व्हेन कंबाइंड विथ एक्सपिएंट, मतलब खाली ड्रग सब्सटेंस का भी करेंगे एंड ड्रग सब्सटेंस विथ एक्सपिएंट भी करेंगे टू चेक इट्स पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल हमको चेक करना है टू बी डेवलप्ड एज एन एफिकासियस डोसेज फॉर्म, कि ये एफिकासियस डोसेज फॉर्म है भी या नहीं है। नाउ प्री फॉर्मुलेशन दो भागों में जनरली डिवाइडेड है, स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस एंड स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका पार्टिकल साइज आएगा, पार्टिकल शेप आएगा, डेंसिटी आएगा, सॉल्युबिलिटी आएगा, वेटिंग प्रॉपर्टी आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा, डिसोल्यूशन आएगा, फॉर्मुलेशन स्टेबिलिटी आएगा, बायो अवेलेबिलिटी भी आपका आ जाएगा। स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग में हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, रेसिनाइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ड्रग एक्सिपिएंट एंड कंपैटिबिलिटी आपका आ जाएगा। तो अगर हम लिखेंगे प्री फॉर्मुलेशन को, ठीक है, प्री फॉर्मुलेशन। सो प्री फॉर्मुलेशन दो भागों में जनरली डिवाइडेड है। एक होता है, पहला भाग में हम जनरली क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग। पहली भाग में हम ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं एंड ड्रग की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात किया जाएगा तो पहला आएगा पार्टिकल साइज एंड आपका शेप। दूसरा है डेंसिटी एंड सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी एंड सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी एंड सॉल्युबिलिटी। उसके बाद आपका आ जाएगा वेटिंग प्रॉपर्टी। थर्ड वन आपका आ जाएगा वेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, वेटिंग प्रॉपर्टी, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी हो जाएगा, वेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक अच्छी, वेटिंग प्रॉपर्टी हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। डिजोल्यूशन आ जाएगा, डिजोल्यूशन। उसके बाद फॉर्मुलेशन स्टेबिलिटी, सो फॉर्मुलेशन स्टेबिलिटी आ जाएगा। उसके बाद 7 नंबर पर आपका आ जाएगा बायो अवेलेबिलिटी, सो बायो अवेलेबिलिटी भी आपका आ जाएगा। नाउ उसके बाद हम स्टडी करते हैं ड्रग का केमिकल प्रॉपर्टीज। सो स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग, स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। यहाँ पर हम क्या स्टडी करते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ऑक्सीडेशन हम स्टडी करते हैं, ऑक्सीडेशन के बाद हम करते हैं रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसके बाद हम करते हैं हाइड्रोलिसिस एंड उसके बाद रेसिमाइजेशन, पॉलीमराइजेशन, RACE, रेसिमाइजेशन, पॉलीमराइजेशन। उसके बाद ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी। ठीक है जी, ड्रग एक्सिपिएंट। उसके बाद आपका कंपैटिबिलिटी, नाउ उसके बाद रिसर्च डेवलपमेंट, उसके बाद अप्रूवल आएगा। तो रिसर्च में ड्रग डिस्कवरी जो होता है, स्क्रीनिंग ऑफ 5 से लेकर के 10 के कंपाउंड होता है एंड 250 जो होता है वो प्री क्लिनिकल कंपाउंड होता है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। ठीक है, उसके लिए हमें रिसर्च में 3 से लेकर के 6 साल का वक्त लगता है। डेवलपमेंट से हमें लगता है 6 से लेकर के 7 साल का वक्त। फेज 1 में 20 ରୁ ନେଇକରି 100 ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଦରକାର। फेज 2, अच्छा डेवलपमेंट, ड्रग का जो डेवलपमेंट होता है, ड्रग का डेवलपमेंट जो होता है फेज 1 में कितना वॉल्यूंटर चाहिए, 20 से लेकर के 100 वॉल्यूंटर चाहिए। फेज 2 में आपको 100 से लेकर 1000 पर्यंत आपको वॉल्यूंटर दरकार। फेज 3 रे आपको दरकार 1000 ରୁ ନେଇକରି केते हजार पर्यंत, 5000 पर्यंत आपको वॉल्यूंटर आवश्यक। एंड इसके लिए कितना साल चाहिए, 6 से लेकर के 7 ईयर का वक्त चाहिए। रिसर्च के लिए आपको जनरली चाहिए 3 से लेकर के 6 साल का वक्त आपको चाहिए। NDA न्यू ड्रग अप्रूवल, सो रेगुलेटरी रिव्यू एंड मार्केट ऑथराइजेशन। NDA रेगुलेटरी रिव्यू मार्केट ऑथराइजेशन के लिए आपको 0.5 से लेकर के 2 साल का वक्त चाहिए। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस जो कि फेज IV ट्रायल में होता है वो कंटिन्यूअस चलता है। नाउ गोल ऑफ प्री फार्मूलेशन का गोल क्या है, गोल्स ऑफ प्री फार्मूलेशन का गोल क्या है, व्हाट आर द गोल ऑफ प्री फार्मूलेशन। नाउ गोल ऑफ प्री फार्मूलेशन, हमारा गोल क्या है, टू मेक एलिगेंट सेफ एफिकासियस डोसेज फॉर्म विथ गुड बायो अवेलेबिलिटी।
पहला जो गोल है टू मेक एलिगेंट, टू मेक एलिगेंट, उसके बाद सेफ एफिकासियस, एफिकासियस डोसेज फॉर्म with good bioavailability, with good bioavailability, with good bioavailability to formulate new drugs from an already existing dosage form। ठीक ଅଛି, determine to formulate new dosage form, जोटा की गलत, न्यू डोसेज फॉर्म आप कैसे बनाओगे, टू फॉर्मुलेट, टू फॉर्मुलेट, हाँ, टू फॉर्मुलेट न्यू डोसेज फॉर्म ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग हम, टू फॉर्मुलेट न्यू डोसेज फॉर्म ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग, determination of all properties of the drug and a best suitable dosage form for the drug molecule, determination of all the properties of a drug, ड्रग के सारे प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, मूल्य निर्धारण करेंगे, एंड इनमें से जो बेस्ट सुइटेबल डोसेज फॉर्म होगा उस ड्रग मॉलिक्यूल के लिए वो हम जनरली यहाँ पर मूल्य निर्धारण करते हैं। प्रेडिक्ट स्टेबिलिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन, हम जो भी फॉर्मुलेशन बनाएंगे उसका स्टेबिलिटी को हम पहले से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि ये कैसा होने वाला है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जब मैन्युफैक्चरिंग चलेगा। डिटर्मिनेशन द सेल्फ लाइफ ऑफ अ मार्केटेड प्रोडक्ट, अब मार्केट में ये जब जाएगा उसका सेल्फ लाइफ कितना होगा वो भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कौन कोडेगा नहीं हो जी। Now, what are the objective of a pre-formulation? To develop most stable, safe, efficacious dosage form with maximum bioavailability। तो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं गोल सहित एटे समान हो जाउची। To select most suitable excipient, to select most suitable excipient to help in adjustment of a pharmacokinetic property, to help, यह हमें हेल्प करता है adjustment of a pharmacokinetic properties, to elucidate possible chemical and physical reaction leading to drug degradation and give the solution to overcome this problem, to produce necessary and useful data for development of a analytical method, to produce necessary एंड यूजफुल डाटा, यह हमें नेसेसरी एंड यूजफुल डाटा प्रोड्यूस करके देगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड को डेवलपमेंट करने के लिए। टू डिटरमाइन मोस्ट स्टेबल पॉलीमॉर्फ, टू डिटरमाइन मोस्ट स्टेबल पॉलीमॉर्फ एंड सॉल्ट फॉर्म that give maximum bioavailability, to minimize time and money required for the formulation, to confirm absence of a barrier for development of a compound into a safe marketable drug। Now steps in product development, steps of a product development, पहला चीज प्री फॉर्मुलेशन, उसके बाद फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के लिए जाएगा, उसके बाद एनालिटिकल डेवलपमेंट, तापर स्टेबिलिटी स्टडीज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ स्केल अप और एग्जिबिट बैच मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद रेगुलेटरी डोजियर सबमिशन एंड अप्रूवल, उसके बाद प्रोडक्ट अप्रूवल एंड कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इसका होगा। नाउ ड्रग डेवलपमेंट में जनरली क्या क्या आता है, प्री क्लिनिकल स्टडीज आता है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज टू डिटरमाइन बेस्ट फॉर्मुलेशन फॉर एनिमल स्टडीज, उसके बाद वॉलंटियर स्टडीज, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज टू डिटरमाइन बेस्ट फॉर्मुलेशन फॉर वॉलंटियर स्टडीज, फेज 1 प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज टू डिटरमाइन बेस्ट क्लिनिकल ट्रायल फॉर्मुलेशन, ठीक अच्छे।
फेज ट्रिपल आई क्लिनिकल स्टडीज, फेज डबल आई भी आपका क्लिनिकल स्टडीज। ये क्या करेगा, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज फॉर फाइनल फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चर, स्केल अप फॉर लॉन्च भी वही सेम बात है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी फॉर फाइनल फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चर। ओके, फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक, प्री फॉर्मुलेशन पैरामीटर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक। नाउ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में आपका आ जाएगा बॉल कैरेक्टरिस्टिक, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, स्टेबिलिटी एनालिसिस। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन आएगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस आएगा, ठीक है जी। तापरे पॉलीमराइजेशन, रेसिमाइजेशन आएगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन चला गया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रो, ओके, पॉलीमराइजेशन, रेसिमाइजेशन, आइसोमेराइजेशन आसीबो, एंजाइम डिकम्पोजिशन आसीबो, ठीक अछि। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज रे तमर आसीबो कलर आसीबो, ऑर्डर आसीबो, ठीक अछि। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज में आपका कलर आएगा, ऑर्डर आएगा। ये थोड़ा जीडीसी का ये सैंपल मुझे इनकरेक्ट लग रहा है, पार्टिकल साइज एंड शेप ये फिजिकल के अंडर आता है, पता नहीं उन्होंने ऑर्गेनोलेप्टिक क्यों मेंशन किया है। नाउ अगर हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को अगर देखेंगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक तीन भागों में डिवाइडेड है, बॉल कैरेक्टरिस्टिक, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, स्टेबिलिटी एनालिसिस। नाउ फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा, फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा, बॉल कैरेक्टरिस्टिक, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, उसके बाद स्टेबिलिटी एनालिसिस। ओके, सो बॉल कैरेक्टरिस्टिक अंडर है पार्टिकल साइज, सरफेस एरिया, क्रिस्टलिनिटी, फ्लो प्रॉपर्टीज, पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद हाइग्रोस्कोपिसिटी, ठीक अछि, कंप्रेसिबिलिटी, ये सब आसीबो। सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तीन भागों में डिवाइडेड है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक तीन भागों में डिवाइडेड है। पहला है बॉल्क कैरेक्टरिस्टिक, बॉल्क कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, उसके बाद स्टेबिलिटी एनालिसिस, स्टेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है जी। ना जो बॉल्क कैरेक्टरिस्टिक होता है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज, उसके बाद सरफेस एरिया, क्रिस्टलिनिटी, 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 उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब बल्क कैरेक्टरिस्टिक के अंडर आसीबो। क्रिस्टलिनिटी, पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद फ्लो प्रॉपर्टीज, फ्लो प्रॉपर्टीज, ठीक अछि। हाइग्रोस्कोपिसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, हाइग्रोस्कोपिसिटी, उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। नाउ सॉल्युबिलिटी एनालिसिस अंडर रे तमर आसीबो aqueous solubility, intrinsic solubility, dissociation constraint। सो solubility analysis रे तमर आसीबो aqueous, AQUEOUS, aqueous solubility, intrinsic solubility, intrinsic
solubility, intrinsic solubility, dissociation constant, dissociation constant, उसके बाद partition coefficient, partition coefficient, partition coefficient, common ion effect, common ion effect, उसके बाद solubilization, dissolution, solubilization, उसके बाद आपका हो जाएगा डिसोल्यूशन। ये सारे solubility एनालिसिस में आ जाएंगे। नाउ स्टेबिलिटी एनालिसिस में सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी, सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी एनालिसिस में आपका आ जाएगा सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी, उसके बाद आ जाएगा सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन स्टेट, दोनों की स्टेबिलिटी। भगवान। नाउ बल्क कैरेक्टरिस्टिक, कमिंग टू द बल्क कैरेक्टरिस्टिक। सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक रे तमर आसीबो तीनटा बल्क कैरेक्टरिस्टिक, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, स्टेबिलिटी एनालिसिस। बल्क कैरेक्टरिस्टिक अंडर एगेने आसुची पार्टिकल साइज, सरफेस एरिया, क्रिस्टलिनिटी, पॉलीमॉर्फिज्म, फ्लो प्रॉपर्टी, हाइग्रोस्कोपिसिटी, कंप्रेसिबिलिटी। सॉल्युबिलिटी एनालिसिस रे आसुची एक्वस सॉल्युबिलिटी, इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी, डिसोसिएशन कांस्टेंट, पार्टीशन कोएफिशिएंट, कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्युबलाइजेशन, डिसोल्यूशन। नाउ उसके बाद स्टेबिलिटी एनालिसिस रे सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी आ गोटे हला सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी। चलो नाउ उसके बाद बल्क कैरेक्टरिस्टिक, बल्क कैरेक्टरिस्टिक, बल्क कैरेक्टरिस्टिक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, बल्क कैरेक्टरिस्टिक। सो बल्क कैरेक्टरिस्टिक में आपका पहला जो आएगा वो आएगा पार्टिकल साइज। सो पार्टिकल साइज इज कैरेक्टराइज्ड यूजिंग द टर्म। पार्टिकल साइज को आप कैसे, मतलब उसके लक्षण को कैसे चिन्होगे? पार्टिकल साइज का लक्षण क्या है? पार्टिकल साइज इज कैरेक्टराइज्ड यूजिंग दिस टर्म। वो क्या क्या टर्म है? वेरी कोरेज, कोरेज, मॉडरेटली कोरेज, फाइन, वेरी फाइन। तो इसी से हम पार्टिकल साइज को मतलब कैरेक्टराइज्ड कर सकते हैं। तो पार्टिकल साइज इज कैरेक्टराइज्ड, पार्टिकल साइज इज कैरेक्टराइज्ड, इनको हम कैरेक्टराइज्ड कर सकते हैं यूजिंग दिस टर्म, यूजिंग दिस टर्म। पहला जो आएगा वेरी कोरेज, वेरी कोरेज, उसके बाद कोरेज, थर्ड नंबर पर मॉडरेटली, मॉडरेटली कोरेज, चौथा नंबर पर फाइन आएगा, उसके बाद वेरी फाइन। ना particle size can influence variety of a important factor, particle size can influence variety of a important factor, जैसे कि डिसोल्यूशन रेट, सस्पेंडिबिलिटी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, पेनिट्रेबिलिटी, लैक ऑफ ग्रिटीनेस। पार्टिकल साइज कैन इन्फ्लुएंस, ये प्रभावित कर सकता है वेराइटी ऑफ अ इम्पोर्टेंट फैक्टर, जैसे कि डिसोल्यूशन रेट हो गया, सस्पेंडिबिलिटी हो गया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पेनिट्रेबिलिटी हो गया, लैक ऑफ ग्रिटीनेस हो गया। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ अ पार्टिकल साइज, डिटर्मिनेशन ऑफ अ पार्टिकल साइज। तो पहला जो मेथड आएगा वो आएगा माइक्रोस्कोपी मेथड, माइक्रोस्कोपी मेथड, उसके बाद साइज रेंज, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद उसका फीचर क्या क्या होता है। पहला मेथड आएगा माइक्रोस्कोपी मेथड।
माइक्रोस्कोपी मेथड में जो साइज रेंज होता है, पहला मेथड आएगा माइक्रोस्कोपी मेथड। माइक्रोस्कोपी मेथड में साइज रेंज आ जाएगा 0.2 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज होता है? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज होता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ना। उसका फीचर क्या क्या है हो जाएगा? फेरेट, मार्टिन एंड प्रोजेक्टेड डायमीटर इज मेजर। इसी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट के तहत हम क्या क्या कर सकते हैं? फेरिट, मार्टिन and projected diameter is measured. projected diameter is measured। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ना उसके बाद सेकंड जो चीज है माइक्रोस्कोपी मेथड में, और एक साइज रेंज आता है जो कि आपका आ जाएगा 0.001 से लेकर के 0.1 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर तक। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट इस पार्टिकल साइज रेंज में, माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज रेंज में जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसे बोला जाता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसे क्या बोला जाएगा? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिलेगा। तो उसका भी वही सेम फीचर है कि यहाँ पर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम फेरेट, मार्टिन, प्रोजेक्टेड डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। नाउ जो थर्ड चीजें हैं साइज रेंज के मामले में, 0.01 से लेकर के 1000 माइक्रोमीटर तक, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं इस पार्टिकल साइज रेंज को डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए, वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसे बोला जाएगा। इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका नाम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाउ ये क्या करेगा? इट कैन डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एग्लोमेरेट्स एंड पार्टिकल्स ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट। diameter is two dimension, length and breadth, thickness is not estimated। यहाँ पर diameter जो होगा is 2 dimension, इसमें हम length देख सकते हैं, breadth देख सकते हैं, thickness मतलब मोटाई यहाँ पर हम estimated नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 0.1 स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो फीचर है लाइट माइक्रोस्कोप का भी फीचर वही सेम है। तो अगला जो आएगा वो आपका आ जाएगा 0.1 से लेकर के 1000 माइक्रोमीटर। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो लाइट माइक्रोस्कोप का होता है। सो ये भी वही सेम काम करेगा। इट कैन डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एग्लोमेरेट्स एंड पार्टिकल्स ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट। particle of a more than one component। diameter is two dimensional। length हम इसमें लेंथ देख सकते हैं, ब्रेथ देख सकते हैं, लेकिन मोटाई इसमें एस्टिमेटेड नहीं कर सकते। नाउ ये हो गया माइक्रोस्कोपी मेथड का पूरा खेल। उसके बाद हमारा मेथड जो आएगा वो आएगा सिविंग मेथड, SIEVING, सिविंग मेथड। सिविंग मेथड में जो साइज रेंज होता है वो जनरली 50 से लेकर के 1500 माइक्रोमीटर तक होता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है?
इसे मेजर करने के लिए मैकेनिकल सेकर, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए पार्टिकल साइज को डिटरमिन कर ले माइक्रोस्कोपी मेथड यूज होता है। माइक्रोस्कोपी मेथड में कितना टोटली इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? 4 इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कौन सा साइज रेंज को डिटरमाइन करेगा? 0.2 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितना करेगा? 0.001 से लेकर के 0.1 माइक्रोमीटर तक। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 0.01 से लेकर के 1000 माइक्रोमीटर तक ये साइज रेंज को डिटरमाइन करेगा। लाइट माइक्रोस्कोप 1 से लेकर के 1000 माइक्रोमीटर तक जितने भी पार्टिकल साइज होते हैं उन्हें मेजर करता है आपका लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों का फीचर सेम है। आप इसमें फेरेट, मार्टिन, प्रोजेक्टेड डायमीटर मेजर कर सकते हो एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप का फीचर भी सेम है। ये क्या करेगा? जितने भी एग्लोमेरेट्स है उनका प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकता है एंड पार्टिकल ऑफ मोर देन 1 कंपोनेंट, ऐसा पार्टिकल जिसमें मोर देन 1 कंपोनेंट होता है आप यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हो। एंड इसका जो डायमीटर होता है वो 2 डायमेंशन, डायमीटर इज 2 डायमेंशन, मतलब ये लेंथ एंड ब्रेथ को मेजर कर सकता है, थिकनेस आप इसमें निकाल नहीं सकते हो। सो ये हो गया माइक्रोस्कोपी मेथड। नाउ कमिंग टू द सीविंग मेथड। सीविंग मेथड में 50 से लेकर के 1500 माइक्रोमीटर तक हम इसमें मेजर कर सकते हैं पार्टिकल साइज। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? मैकेनिकल सेकर। इंस्ट्रूमेंट का नाम है मैकेनिकल सेकर। नाउ इससे स्टैंडर्ड सीव्स आर यूज्ड कैलिब्रेटेड बाय नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड (NBS). स्टैंडर्ड सीव आर यूज, इसमें स्टैंडर्ड सीव यूज होता है कैलिब्रेटेड बाय, इसको कैलिब्रेटेड कौन करता है? नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड। सो स्टैंडर्ड सीव आर यूज्ड calibrated by national bureau 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 of standard, bureau of standard। उसके बाद आपका आ जाएगा सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड में हम 1 से लेकर के 200 माइक्रोमीटर तक हम मेजर कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का नाम है एंडरसन पिपेट, पिपेट पिपेट। इसमें स्टोक्स डायमीटर इज मेजर्ड। आप इसमें स्टोक्स डायमीटर क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। कौन से मेथड में? सेडिमेंटेशन मेथड में। किस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से? एंडरसन पिपेट के माध्यम से। कितना रेंज आप इसमें मतलब साइज रेंज को एस्टिमेट कर सकते हो? आप जनरली 1 से लेकर के 200 माइक्रोमीटर तक जो पार्टिकल का साइज रेंज होगा वो जनरली आप इसमें मेजर कर सकते हो। उसके बाद आपका आ जाएगा कंडक्टिविटी मेथड में 0.5 से लेकर के 500 माइक्रोमीटर तक जितने भी पार्टिकल साइज होते हैं वो हम मेजर कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? कोल्टर काउंटर। इंस्ट्रूमेंट का नाम है कोल्टर काउंटर।
इसमें इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ डायमीटर इज मेजर्ड, इक्विवेलेंट वॉल्यूम इक्विवेलेंट वॉल्यूम इक्विवेलेंट वॉल्यूम डायमीटर इज मेजर्ड ना। उसके बाद आ जाएगा आपका सरफेस एरिया, हमने अभी अभी पढ़ा था। पार्टिकल साइज के बाद आपका आ जाएगा सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया, द स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग इन पार्टिकल साइज। सरफेस एरिया, द स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीजेस, अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा तो पार्टिकल साइज क्या होगा, घटेगा। द स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग इन पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज अगर घटेगा तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ेगा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज ऑल्सो इंक्रीज्ड इफ द पार्टिकल्स हैज पोर। स्पेसिफिक सरफेस एरिया कब इंक्रीज होता है, जब पार्टिकल्स में क्या होता है, पोर्स होता है। एक होता है पार्टिकल्स में जब पोर होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ता है। एक होता है जब पार्टिकल साइज का डिक्रीज होता है तब जा करके स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी बढ़ता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज इम्पोर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड फॉर द केमिकल रिएक्शन। स्पेसिफिक सरफेस एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस करने के लिए एंड केमिकल रिएक्शन करने के लिए। नाउ सरफेस एरिया को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, डिटर्मिनेशन ऑफ अ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को डिटरमिन करने के लिए दो मेथड यूज होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन मेथड, एक होता है एयर परमिएबिलिटी मेथड। ना उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सरफेस एरिया को कैसे आप मेजरमेंट कर सकते हो। पहला, एब्जॉर्प्शन मेथड में सरफेस एरिया को अगर आप मेजर करना चाहते हो, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑब्जर्व्ड टू फॉर्म ए मोनोलेयर। सरफेस एरिया का मेजरमेंट आप किस प्रकार से कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑब्जर्व, जो नाइट्रोजन का वॉल्यूम ऑब्जर्व होगा वो आपको एक मोनोलेयर फॉर्मेशन करके देगा। एयर परमिएबिलिटी मेथड में क्या होगा, रेट एट व्हिच गैस और लिक्विड परमिएट्स ए बेड ऑफ पाउडर, रेट एट व्हिच गैस और लिक्विड परमिएट्स ए बेड ऑफ पाउडर, ये एयर परमिएबिलिटी मेथड में। इक्वेशन क्या यूज होता है एब्जॉर्प्शन मेथड करने के लिए, बीट इक्वेशन होता है। एयर परमिएबिलिटी मेथड में कौन सा इक्वेशन होता है, पॉइज़ुली इक्वेशन, कोजेनी कारमन इक्वेशन, पॉइज़ुली इक्वेशन, कोजेनी कारमन इक्वेशन, ठीक है। एयर परमिएबिलिटी मेथड में पॉइज़ुली इक्वेशन और कोजेनी कारमन इक्वेशन यूज होता है। एब्जॉर्प्शन मेथड में बीट इक्वेशन यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट अब क्या यूज होता है इसमें, एब्जॉर्प्शन मेथड में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम कहते हैं क्वांटाजर्व। बट एयर परमिएबिलिटी मेथड में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे बोला जाता है फिशर सब्सिडाइजर। नाउ डिटेक्टर क्या यूज होता है, एब्जॉर्प्शन मेथड में जो डिटेक्टर यूज होता है उसे बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी, और एयर परमिएबिलिटी मेथड में जो डिटेक्टर यूज होता है उसे हम कहते हैं वाटर मैनोमीटर। नाउ क्रिस्टलिनिटी, क्रिस्टलिनिटी मतलब इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्डर इन ए सॉलिड। क्रिस्टलिनिटी मतलब इट रेफर्स टू द डिग्री of a structural order in a solid. The degree of a crystallinity has a big influence on hardness, transparency, density and diffusion.
द डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी, क्रिस्टलिनिटी का जो भी डिग्री रहेगा हैज ए बिग इन्फ्लुएंस ऑन हार्डनेस, हार्डनेस के ऊपर रहता है, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर रहता है, डेंसिटी एंड डिफ्यूजन के ऊपर रहता है। नाउ कंसिडरेबल फैक्टर यहाँ पर क्या है, फ्लो प्रॉपर्टीज, कंपैक्शन, स्टेबिलिटी। क्रिस्टल हैबिट, it is the characteristic external shape of an individual crystal or crystal group. A single crystal's habit is a description of its general shape and its crystallographic form, plus how well developed each form. So crystal habit मतलब it is a characteristic external shape of an individual crystal or crystal group. A single crystal habit is a description of its general shape and its crystallographic form, plus how well developed each form. ठीक है जी, crystal habit. Now difference between crystalline and amorphous form. So crystalline होता है orderly molecular arrangement of an identifiable shape. Amorphous में क्या होता है, less ordered with no identical shape. क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर आपको मिलता है। वहां पर अमorphous फॉर्म की अगर हम बात करेंगे वहां पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। नाउ क्रिस्टलाइन को अगर हम बात करेंगे, अरेंज्ड इन ए फिक्स मॉलिक्यूलर ऑर्डर, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्डर बहुत ही फिक्स तरीके से अरेंज होता है। नाउ अमorphous का जो मॉलिक्यूलर ऑर्डर होगा वो जनरली रैंडमली अरेंजमेंट होगा, इधर उधर की होगा। नाउ क्रिस्टलाइन की अगर हम बात करेंगे, इसमें लो एक्वस सॉल्युबिलिटी होगा, बट अमorphous फॉर्म में अगर बात करेंगे इसमें हाई एक्वस सॉल्युबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। नाउ फिर अगर बात हम करेंगे क्रिस्टलाइन की, तो इसमें लो केमिकल रिएक्टिविटी होता है, केमिकल रिएक्शन इसमें बहुत ही लो होता है। एंड अमorphous फॉर्म में आपको हाई केमिकल रिएक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा। नाउ क्रिस्टलाइन की अगर हम बात करेंगे, इसमें लो वाटर सॉर्प्शन होता है, बट अमorphous फॉर्म में हाई वाटर सॉर्प्शन होता है। नाउ क्रिस्टलाइन की अगर हम बात करेंगे, लो मॉलिक्यूलर मोबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, मॉलिक्यूलर मोबिलिटी लो होगा। एंड अमorphous फॉर्म में हाई मॉलिक्यूलर मोबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। क्रिस्टलाइन फॉर्म की और एक खासियत है, वो पुअर कंप्रेसिबिलिटी होता है। एंड अमorphous फॉर्म की अगर हम बात करेंगे, इसमें गुड कंप्रेसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। तो now coming to the flow properties. So powder flow also known as flowability. पाउडर का फ्लो को हम जनरली क्या कहते हैं, फ्लोएबिलिटी कहते हैं। इज डिफाइंड as relative movement of a bulk particle among neighboring particle or along the container wall surface. Flowability, the capacity of any substance to flow is called as flowability. Bulk density, it is defined as the mass of many particles of the material divided by the total volume they occupy. Bulk density किसको हम बोलते हैं, it is defined as the mass of any particle, किसी भी particle का mass of the material divided by the total volume they occupy, जितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो सिंपली मास बाय वॉल्यूम इज नोन एज बल्क डेंसिटी। क्योंकि इसमें बल्क वर्ड आ रहा है तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल का मास होगा, बहुत सारे पार्टिकल का मास, एंड वो पार्टिकल किसी ना किसी मटेरियल का होगा, डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम। क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल आएंगे तो इसीलिए हम यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट ना करके टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, तो हर चीज बढ़ जाएगा। फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ अ पाउडर कैन बी मेजर्ड बाय
आपका जो फ्लो प्रॉपर्टी, पाउडर का जो फ्लो प्रॉपर्टी व फ्लोएबिलिटी, उसको मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? फिक्स्ड कोन मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। फॉर्मूला फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फ्लो प्रॉपर्टी, सो फ्लो प्रॉपर्टी को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स h बाई आर। सो एंगल ऑफ रिपोज ये हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, h है गला पाउडर बेड हाइट, h आपका क्या हो जाएगा? पाउडर का बेड हाइट, पाउडर बेड हाइट। ठीक है। आर हो जाएगा रेडियस ऑफ अ पाउडर बेड, पाउडर बेड का जो रेडियस हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? आर कहेंगे। ठीक है। फाइन सैंड, पोरस सैंड, एंगुलर पेबल्स, ड्राई सैंड, मॉइस्ट सैंड, वाटर सैचुरेटेड सैंड। ओके। हाँ ना। फ्लो प्रॉपर्टीज, फ्लो प्रॉपर्टीज को अगर हम देखेंगे तो ये एक्सलेंट होता है, गुड होता है, फेयर होता है, पासेबल होता है, पुअर होता है, वेरी पुअर होता है एंड वेरी वेरी पुअर होता है। तो इसका एंगल ऑफ रिपोज, सॉरी इसका जो रिपोज एंगल है, एंगल ऑफ रिपोज वो डिग्री में मेजर करा जाता है। सो एक्सलेंट फ्लो प्रॉपर्टीज करने के लिए 25 से लेकर के 30 डिग्री होता है। इसका हसनर रेशियो आएगा 1 से लेकर के 1.11 आएगा, 1.11। गुड फ्लो प्रॉपर्टी जिसका पाउडर का रहेगा उसके लिए रिपोज एंगल कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ रिपोज 31 से लेकर के 35 तक रहेगा। हसनर रेशियो 1.12 से लेकर के 1.18 तक रहेगा। फेयर के लिए 36 से लेकर के 40 तक रहेगा। इसका हसनर रेशियो हो जाएगा 1.19 से लेकर के 1.25। पासेबुल का रहेगा 41 से लेकर के 45। इसमें जो हसनर रेशियो आएगा वो 1.26 से लेकर के 1.34 तक आएगा। उसके बाद पुअर के लिए आपका 46 से लेकर के 55 तक आएगा। इसमें हसनर रेशियो 1.35 से लेकर के 1.45 तक आएगा। वेरी पुअर के लिए 56 से लेकर के 65 तक आएगा एंगल ऑफ रिपोज एंड हसनर रेशियो आपका आ जाएगा 1.46 से लेकर के 1.59 तक। ना वेरी वेरी पुअर के लिए ग्रेटर देन 66 आपका एंगल ऑफ रिपोज आना आएगा, हसनर रेशियो 1.6 आपका आ जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म, सो पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस का एबिलिटी है टू क्रिस्टलाइज इनटू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ability of a substance to crystallize into different crystalline form. These crystalline form are called polymorphs or crystalline modification. Polymorph have the same liquid or gaseous state but they behave differently in the solid state. Polymorph 1, polymorph 1, polymorph 1। ठीक है। Polymorph have the same liquid or gaseous state but they behave differently in the solid state. Now, importance technique used to determine polymorphism: DSC, differential scanning calorimetry, XRD, X-ray diffraction, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, उसके बाद डिसोल्यूशन स्टडी, इंफ्रारेड एनालिसिस, उसके बाद DTA डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, उसके बाद हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी, पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी। देन कमिंग टू द hygroscopicity. Hygroscopicity is the tendency of a solid substance to absorb moisture from the surrounding atmosphere, which is occur usually at normal room temperature, and these type of substances are known as hygroscopic substances. Hygroscopy is the phenomenon of attracting
and holding water molecule via either absorption and adsorption from the surrounding environment which is usually at a normal or room temperature. Example हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, हनी, मिथानॉल, सल्फ्यूरिक एसिड. Method used for determination of hygroscopicity. TGA, thermogravimetric analysis. TGA, thermogravimetric analysis. कार्ल फिशर टाइट्रेशन, जिसको कंपोजिशन, कार्ल फिशर टाइट्रेशन कंपोजिशन. गैस क्रोमेटोग्राफी, ग्रेविमेट्री. Now compressibility. Compressibility is the measure of a relative volume. Compressibility is a measure of the relative volume change of a powder, that is its ability to decrease in volume or deform under pressure. This property is useful in selecting appropriate formulation ingredient. It is the ability of something to be reduced in volume or size under pressure and is determined by Carr's index. Compressibility. So Carr's index is calculated by C is equal to rho T minus rho B divided by rho T. So here C is equal to Carr's index, rho T हो गया tapped density and rho B हो गया आपका T for tapped, B for bulk density. ठीक है. ना compressibility अगर आपका 15% आएगा तो इंडेक्स फ्लो प्रॉपर्टी कैसा रहेगा? एक्सलेंट रहेगा. कंप्रेसिबिलिटी जितना लोअर रहेगा फ्लो प्रॉपर्टी उतना अच्छा रहेगा. तो एक्सलेंट फ्लो प्रॉपर्टी आपका पाउडर का आ जाएगा. कंप्रेसिबिलिटी अगर 18% होगा तो फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगा? गुड होगा. तो इतना तो हमें चाहिए, 18 या फिर 15. 25% अगर होगा तो फ्लो प्रॉपर्टी पुअर हो जाएगा. 100% हो जाएगा तो वेरी पुअर हो जाएगा. नाउ सॉल्युबिलिटी एनालिसिस. सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में आपके पास आ जाएगा, आप कितने अच्छी, बाप रे बहुत अच्छी हो रही. सॉल्युबिलिटी एनालिसिस. सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में aqueous solubility. So aqueous solubility is a key physicochemical attribute. Aqueous solubility is a key physicochemical attribute required for the characterization of a active pharmaceutical ingredient API during drug discovery. So aqueous solubility is a key physicochemical attribute required for the characterization of a active pharmaceutical ingredient during drug discovery. Ideally be measured at two temperature, 4 degrees Celsius and 37 degrees Celsius. 4 degrees Celsius to ensure physical stability, 37 degrees Celsius to support biopharmaceutical evaluation. If solubility is less than 1 milligram per ml, the absorption will poor. Solubility based classification of the drug. Descriptive phase, approximate quantities of solvent. Okay, solubility based classification of a drug. Solubility based classification of the drug. ठीक है जी. तो अगर बात करेंगे solubility based classification of the drug, approximate quantities of a solvent. हमें कितना क्वांटिटीज का सॉल्वेंट चाहिए पर ग्राम ऑफ सॉल्यूट. पर ग्राम सॉल्यूट में कितना सॉल्वेंट क्वांटिटीज चाहिए? पर ग्राम सॉल्यूट में कितना सॉल्वेंट क्वांटिटीज चाहिए? तो वेरी सॉल्युबल करने के लिए लेस देन 1 पार्ट, फ्रीली सॉल्युबल करने के लिए 1 से लेकर के 10 पार्ट चाहिए. सॉल्युबल होने के लिए 10 से लेकर के 30 पार्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल के लिए 30 से लेकर के 100 पार्ट, स्लाइटली सॉल्युबल के लिए 100 से लेकर के 1000 पार्ट, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल के लिए 1000 से लेकर के 10,000 पार्ट्स, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल करने के लिए मोर देन 10,000 पार्ट्स. नाउ मेथड्स टू डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी. इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी मेथड. सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी मेथड.
उसके बाद टॉर्बिडोमेट्रिक मेथड, टॉर्बिडोमेट्रिक सॉल्युबिलिटी मेथड, उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑन एलसी एंड एमएस मेथड, उसके बाद डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी मेथड, इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी। Intrinsic solubility is the equilibrium solubility of a free acid and a free base form of an ionizable compound at a pH where it is fully unionized. Measure at a pH where the substance is on charged. Measure at pH where the substance is uncharged. For acid, measure at a pH 2 below the acid pK. For base, measured at a pH unit above its pK. For base, measure at a pH unit above its pK. The solubility of a weakly acidic and weakly basic drug as a function of a pH can be predicted with the help of the following equation. So S is equal to C naught C0 1 plus K1 डिवाइडेड बाई H प्लस का कंसेंट्रेशन ये वीक एसिड के लिए S हो जाएगा C0 1 प्लस H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई K2 ये वीक बेस के लिए आपका हो जाएगा. Now dissociation constant. The pK value is the method used to indicate the strength of an acid. It is a negative log of the acid dissociation constant or a Ka value. Lower the pK, stronger the acid. यदि pK value आपका लो हो जाएगा then acid आपका strong बन जाएगा. Significance tells the ionized and unionized form of a drug. Dissociation constant क्या करता है? Tells the ionized and unionized form of the drug. When pH is equal to pK, that means 50% of a drug is ionized form and 50% of a drug is unionized form. एसिडिक ड्रॉप करने के लिए फार्मूला क्या है? pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग आयोनाइज्ड अपन अनआयोनाइज्ड का कंसंट्रेशन. बेसिक करने के लिए pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग अनआयोनाइज्ड डिवाइडेड बाय आयोनाइज्ड. देन पार्टीशन कोएफिशिएंट. Now partition coefficient. So partition coefficient is defined as the ratio of equilibrium concentration of the dissolved substance in two phase system consisting of two largely immiscible solvent. Partition coefficient is defined as the ratio of the equilibrium concentration of a dissolved substance in a two-phase system consisting of two largely immiscible solvent. Ratio of unionized drug distributed between organic and aqueous मतलब water. It has no unit. So high log P 0 by O by W oil by water में क्या? हाई लॉग P O by W मतलब ये हो जाएगा हाई लॉग P O by W अगर आएगा ये हाइड्रोफोबिक ड्रग आएगा. लो लॉग P O by W अगर आएगा वो हो जाएगा आपका हाइड्रोफिलिक ड्रग. सो लो लॉग वैल्यू अगर आएगा. Now formula for determination of a P मतलब partition coefficient. So concentration of a drug in organic phase divided by concentration of a drug in aqueous phase. Now method to determine P.
सेक फ्लास्क मेथड, क्रोमाटोग्राफिक मेथड, उसमें आपका टीएलसी आएगा, एचपीएलसी आएगा, काउंटर करेंट एंड फिल्टर प्रोब मेथड, काउंटर करेंट एंड फिल्टर प्रोब मेथड. Now common ion effect. The common ion effect refers to the decrease in solubility of an ionic precipitate by the addition of a solution of a soluble compound with an ion in common with the precipitate. This behavior is a consequence of a Le-Chatel's principle for the equilibrium reaction of the ionic association or dissociation. Now salting out, removal of a water molecule as a solvent due to completing hydration of other ion. एग्जाम्पल हो गया क्लोर टेट्रासाइक्लिन, papaverine bromohexane triamterene. Now salting in, reverse of salting out, arises with larger anion. These hydrotrophs increase the solubility of a poorly water soluble compound. The process by which a solid solute enter into a solution, that is mass transfer from solid surface to liquid phase. एग्जाम्पल होगा बेंजोएट सैलिसिलेट which can open the water structure. Solubilization, it is the process incorporating the solubilizate मतलब compound that undergoes solubilization into micelles. It may occur in a system consisting of a solvent, association colloids, and at least one other solubilizate. Approaches to increase solubility. Solubility को increase करने के लिए क्या क्या approach use होना चाहिए? Micronization, changes in pH, co-solvency. Commonly used co-solvent क्या हो जाएगा? इथानॉल, सर्बिटॉल, ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, डाई मिथाइल एसिटामाइड, DMSO. टेक्निक्स फॉर सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट में क्या आ जाएगा? फिजिकल मॉडिफिकेशन, केमिकल मॉडिफिकेशन, मिसलेनियस. फिजिकल मॉडिफिकेशन में माइक्रो आयोनाइजेशन, नानो सस्पेंशन, मॉडिफाइंग क्रिस्टल हैबिट, ड्रग डिस्पर्शन, क्रायोजेनिक टेक्निक्स. केमिकल मॉडिफिकेशन में चेंजेस इन पीएच, यूज ऑफ बफर, डेरिवेटाइजेशन, कॉम्प्लेक्सेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन. उसके बाद यूज ऑफ मेटास्टेबल पॉलीमर. ठीक अच्छे. मिसलानियस में सॉल्युबलाइजर आएगा, को सॉल्वेंसी आएगा, हाइड्रोट्रोफी आएगा, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड प्रोसेस आएगा, यूज ऑफ एडजुवेंट लाइक सर्फेक्टेंट आपका आ जाएगा. डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन इज द प्रोसेस वेयर ए सॉल्यूट इन गैसेस, लिक्विड और सॉलिड phase dissolved in a solvent to form a solution. Solubility is the maximum concentration of a solute that can dissolve in a solvent at a given temperature. Dissolution can affect onset of action, intensity of action, duration of a response, control of overall bioavailability of a drug form. Now type of dissolution. Intrinsic dissolution, the rate of dissolution of a pure pharmaceutical active ingredient when condition, speed, pH, ionic strength kept constant is known as intrinsic dissolution. Particulate dissolution क्या हो गया? This method determines the dissolution of a solid at different surface area. Factor affecting dissolution. Factor related to physicochemical properties of the drug. Factor related to the drug product formulation. Processing factor. Factor relating dissolution apparatus. Factor relating dissolution test parameter dissolution. Then stability analysis. So stability analysis of drug is defined as the extent to which a product remain within the specified limit to identify strength, quality, purity throughout the period of storage and usage. Solid state stability टेक्निक क्या यूज होता है? सॉलिड स्टेट NMR, पाउडर XRD, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, डायनामिक वेपर सर्प्शन, डिफरेंशियल स्कैनिंग, कैलोरीमेट्री, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस, फोरियर ट्रांसफॉर्म,
हायर स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी करने के लिए, सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी इज ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ द ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस along the path to producing robust clinical supplies. Solution state stability involves the study of a pH, co-solvent, ionic strength, temperature, oxygen. ये तो हमारा खत्म हो गया। तापर प्री फॉर्मुलेशन का सेकेंड, ओके। Oxidation. So oxidation is the loss of an electron or increasing oxidation state of a chemical or atom within it. Oxidation occur when the oxidation state of a molecule, atom or ion is increased. ठीक है जी। Antioxidant, oil soluble, free radicals acceptor and inhibit free radical chain process. एग्जाम्पल हाइड्रोक्विनोन, प्रोपाइल गैलेट, BHA, BHT, लेसिथिन, टोकोफेरॉल। वाटर सॉल्युबल में आपका आ जाएगा एंटीऑक्सीडेंट, ऑयल सॉल्युबल, फ्री रेडिकल एक्सेप्टर एंड इनहिबिट फ्री रेडिकल चेन प्रोसेस। ठीक है जी। तो ऑयल सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट में क्या क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्विनोन, प्रोपाइल गैलेट, उसके बाद BHA, BHT, लेसिथिन, टोकोफेरॉल। वाटर सॉल्युबल क्या होता है, oxidize itself and prevent oxidation of the drug. Example sodium metabisulfate, sodium bisulfite, acetylcysteine, ascorbic acid, sodium thiosulfate, sulfur dioxide, thioglycolic acid, thioglycerol. Hydrolysis. Hydrolysis is a common form of a chemical reaction where water is mostly used to break down the chemical bond that exist between a particular substances. Hydrolysis is derived from a Greek word hydro means water and lysis means break or to unbind. Now order of hydrolysis, lactam. lactam से बनेगा ईस्टर, उसके बाद अमाइड बनेगा, उसके बाद इमाइड बनेगा। Now hydrolysis of NaCl, क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, ये पॉजिटिव ये आपका नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, नाउ वाटर मॉलिक्यूल ये बन जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अच्छा H2O, यहाँ हाइड्रोजन प्लस जो होता है वो हाइड्रोजन, तो इधर आएगा सोडियम प्लस, इधर आएगा क्लोराइड माइनस, इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, समझ में। Now reduction. Reduction is the gain of electron or a decrease in oxidation state of a chemical or atom within it. Now oxidation, release of a electron. Oxidation में क्या होगा, release of electron हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। रिडक्शन में क्या होगा, एक्सेप्टिंग ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन बी के पास था, इधर आ गया। रिडक्शन इज एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडेशन को क्या याद रखोगे, ऑयल।
ऑक्सीडेशन, O for oxidation, I for each, L for loss of इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में लॉस होता है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें RIG रिग, रिग मतलब इसमें ऑक्सीडेशन का रिडक्शन का गेन होता है। आइसोमेराइजेशन, now isomerization is a process in which a molecule, ion or a molecular fragment is transformed into an isomer with a different chemical structure. Fructose is a isomerized form of glucose. fructose एक आइसोमराइज्ड फॉर्म होता है किसका, ग्लूकोज का। एनोलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोमराइजेशन as it tautomerization. Drug showing isomerization, noradrenaline, doxepin, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। रेसिमाइजेशन, सो रेसिमाइजेशन इज ए कन्वर्शन बाय हीट or by chemical reaction of an optical active compound into a racemic form. Half of the optical active substance become its mirror image referred as racemic mixture. Polymerization, any process in which relatively smaller molecule called monomers combine chemically to produce a very large chain-like or network molecule called as polymer. The monomer molecule may be all alike or they may represent 2, 3 or more different compound. So monomer मतलब सिंगल, 2 होता है डाइमर, 3 होता है ट्राइमर, 4 होता है टेट्रामर, 5 होता है टेट्रामर। टेट्रामर के बाद आप जितने भी मतलब ऐसे जोड़ोगे वो बन जाएगा पेंटामर, ठीक है। एंड नंबर ऑफ जितने भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा वो n हो जाएगा, ठीक है। मोनोमर मॉलिक्यूल में भी ऑल अलाइक, मोनोमर मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं और दे में रिप्रेजेंट टू 3 or different compound. The monomer molecule may be alike or they may represent 2, 3 or more different compound. BCS classification, Biopharmaceutics classification system. BCS classification, Biopharmaceutics classification system is a system classifying a drug substance मतलब API based on its minimum aqueous solubility, in the pH range of 1 से लेकर के 7.5, dose and human fraction observed or intestinal membrane permeability. The drug are classified in BCS on the basis of solubility, permeability, dissolution. Biopharmaceutical classification system. नाउ अगर क्लास की बात करेंगे तो हमारे पास 4 क्लास है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करेंगे क्लास आई में हाई सॉल्युबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, परमिएबिलिटी भी आपका हाई। तो परमिएबिलिटी अगर हाई रहेगा ऑब्जर्प्शन क्या होगा, वेल ऑब्जर्व। एग्जाम्पल क्या है क्लास आई का, डेल्टियाजेम, प्रोप्रानोलॉल, मेटप्रोलोल। क्लास 2 क्या होगा, सॉल्युबिलिटी लो रहेगा, परमिएबिलिटी आपका हाई रहेगा, ऑब्जर्प्शन वेरिएबल होगा, निफेडिपिन, कार्बामाजेपिन, नाप्रोजेन। क्लास 3 आपका हो जाएगा सॉल्युबिलिटी हाई, परमिएबिलिटी लो, इसमें भी वेरिएबल रहेगा तो इसमें इंसुलिन, मेटफॉर्मिन, सिमेटिडिन आपका क्लास 3 में आ जाएगा, विशेष क्लास 3। आईवी में आपका सॉल्युबिलिटी लो रहेगा, परमिएबिलिटी लो रहेगा एंड ऑब्जर्प्शन क्या रहेगा, पुअर ऑब्जर्प्शन रहेगा। टैक्सोल रहेगा, क्लोरोथायाजाइड होगा, फ्यूरोसमाइड इसमें आ जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लास 1 ड्रग,
are best suited for controlled release formulation because they have high solubility and high absorption rate. Class 2 drugs are required for some dosage modification, though drug size reduction, micronization, use of surfactant, development of a microemulsion technique, etc. Class 3 drug dosage form are developed through high frequency capsule by manipulating gastric retention time, permeability enhancer, etc. because they have low permeability. Class 4 drugs are modified through all above mentioned technique because they are less soluble and less permeable. Photolysis, photodissociation, photolysis or photofragmentation is a chemical reaction in which molecule of a chemical compound are broken down by photons. It is defined as the interaction of one or more photons with one target molecule. Photodissociation is not limited to visible light. Important photostabilizer क्या होगा? कलरेंट में कुरकुमिन आ जाएगा, आजोरुबिन आ जाएगा, पिगमेंट में आयरन ऑक्साइड TiO2, कोटिंग में टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आ जाएगा। डी कार्बोक्सिलेशन में आपका डी कार्बोक्सिलेशन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट रिमूव कार्बोक्सिल ग्रुप एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। यूजुअली डी कार्बोक्सिलेशन रेफर्स टू ए reaction of a carboxylic acid removing carbon atom from a carbon chain. Drug showing decarboxylation reaction: naproxen, flurbiprofen, benzoxaprofen. Now application of a pre-formulation. ठीक है। In solid dosage form development, solid dosage form acquire most of the pharmaceutical market. Most of the company would like to introduce their new molecule in market as a tablet or capsule dosage form for manufacturing safety. A typical parameter studies for solid dosage form relates to the ability of a powder mix to flow well in manufacturing machine. Pre-formulation influence on type of a dosage form, container closure system, and selection of a excipient. Solid state characterization is important step which determine the next step in formulation work of a studied API. In liquid dosage form development, after solid dosage form, second largest market is of the liquid dosage form. Liquid dosage form has certain advantages like easy administration, fast absorption, variety of a dosage form like syrup, emulsion, suspension. Characterization of a drug in solid form of a particle size and surface area during formulation of a liquid dosage form is also important. In parenteral dosage form development, parenteral word means outside of intestine. The drug which are injected into the body comes under parenteral. Pre-formulation studies of a parenteral dosage form include bulk characterization like particle size, powder flow properties, crystallinity, polymorphism. Solubility study में pK determination, partition coefficient. स्टेबिलिटी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, क्रोमेटोग्राफिक, आपका जितने भी स्टडी होता है, ठीक है। नाउ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज ऑफ अ पैरेंटरल डोसेज फॉर्म इंक्लूड बल्क कैरेक्टराइजेशन लाइक पार्टिकल साइज, यहाँ पर भी पार्टिकल साइज होता है, पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज होता है, क्रिस्टलिनिटी, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। सॉल्युबिलिटी स्टडी में पीके डिटरमिनेशन, पार्टिकल कोएफिशिएंट होता है। तापर स्टेबिलिटी स्टडीज, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज, क्रोमेटोग्राफिक स्टडी। तो यहाँ पर भी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी जो पैरेंटरल डोसेज फॉर्म में, वहाँ में हमें हेल्पफुल करता है। तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी का नाम हो गया आज का स्टडी।